मेरी वॉइस क्लियर है बच्चों? यस सर। कहाँ तक हो गया था अपना? पी ब्लॉक खत्म किए, शुरू करने। ओके, डी ब्लॉक शुरू करना है। यस सर। टेस्ट कब है? 20 सर डी और एफ का अभी तक नहीं है, सितंबर के बाद ही होगा जो होगा। नहीं, वो अभी नेक्स्ट जो है वो 23 को है, 27 को, 24 को है। अच्छा 24 को। चलो 24। जोलॉजी कितना रहता है अभी? 3 चैप्टर हो रहे हैं छोटे छोटे, वो वाले लास्ट वाले। मतलब जल्दी उसका काम तमाम होने वाला है। यस सर, साथ साथ बॉटनी का भी। अच्छा, बॉटनी भी साथ साथ? यस सर, बराबर ही है। बॉटनी में भी छोटे छोटे चैप्टर रह रहे हैं बस अब। चलो हम ही पीछे हैं। फिजिक्स भी साथ है सर आपके साथ। कोई नहीं बेटे, दो सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट दो टीचर पढ़ाते हैं, हमारा एक सब्जेक्ट एक ही टीचर के लिए है, तो ज्यादा टाइम तो लगेगा। बायो तो एक ही है ना? यस सर। स्कूल में अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, एक ही टीचर? एक ही पढ़ाता है सर। तो एक ही सब्जेक्ट हुआ ना? यस सर। तो फिर हमें ज्यादा टाइम तो लगेगा। चलो टाइम हो गया, अभी तो सब लोग ज्वाइन ही नहीं कर पाए। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। ज्वाइन करने का चलो हो गया है ना? डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। डेफिनेशन लिख लो ट्रांजिशन एलिमेंट की, मैंने लिखवाया था उस टाइम पे, लेकिन फिर से लिख लो। डेफिनेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट: element which is defined as one which has incompletely filled. Transition element is defined as one which has incompletely filled d orbitals in its ground state or in their most common oxidation state. नोट कर लिया या रिपीट करूं? सर रिपीट कर दो। सर रिपीट कर दो। Transition element is defined as one which has incompletely filled d orbitals
in its ground state, or in their most common oxidation state. सर ग्राउंड स्टेट के बाद क्या है? ग्राउंड स्टेट के बाद और इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया था 3D-N1 4S2, या इसको रिवर्स भी कर सकते हो 4S2 3D2 4S2 3D3 4S2 3D5, या इसको 1 कर लो, एक्सेप्शन था। फोर S2 3D5 4S2 3D6 4S2 3D7 8 4S1 3D10 4S2 3D। कॉन्फ़िगरेशन सभी को आता है। नोट कर लिया बच्चे? देखो जरा, डी में इनकम्प्लीट है, इसमें भी डी में इनकम्प्लीट है। तो निकल, मतलब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। डी में इनकम्प्लीट है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट बोले ही जाते थे। मैंने आपको बताया था कि कॉपर और जिंक सिर्फ 2 जगह देखना है। कॉपर में ग्राउंड स्टेट में 4S1 3D10 है, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ये ट्रांजिशन नहीं होने चाहिए थे, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि डी के ऑर्बिटल्स कैसे थे? फुली फिल्ड थे। तो डेफिनेशन में OR करके लिखा होगा द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है बच्चों। निकालना हुआ तो कॉपर +2, तो ये 3D9 हो जाएगा और यहाँ पे 3D10 होगा। तो इन आफ्टर लॉसिंग इलेक्ट्रॉन या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर से ये अनपेयर्ड हो गया, तो ये भी ट्रांजिशन की कैटेगरी में आ गया, मतलब उस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है बेटे। जिंक नहीं फॉलो कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तीनों स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोले जाते हैं। स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ना तो ग्राउंड स्टेट में ना ही इसके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों में किसी भी कंडीशन में
डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे हैं या इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। समझ आ गई बच्चों या समझाऊं उसको और? हाँ, पहले ये बताओ। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो बेटे? सर एक बार और बता दो। हाँ, मैं ये बता रहा था कि डेफिनेशन आप पढ़ रहे हो। आप पहले डेफिनेशन पढ़ो। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं बेटे? पढ़ के बताओ मुझे। बताओ बच्चों। सर जिसके पास कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है या फिर जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकम्प्लीटली बेटे, नॉट कंप्लीटली। वही तो। हाँ, इनकम्प्लीटली। आप जरा देखो, स्कैंडियम के पास इनकम्प्लीट डी है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, ये बताओ? 10। इसके पास तो 1 है, इसके पास 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकम्प्लीट तो रहेगा ही। जैसे मान लिया 8 भी मैं करूं तो यही तो आएगा 8, फिर भी इनकम्प्लीट है ये। तो जब निकल तक तो कोई दिक्कत नहीं। निकल तक समझ आ गया बच्चों? यस सर। क्योंकि उसमें तो इनकम्प्लीट दिख ही रहा है। अब जरा देखो, डेफिनेशन के हिसाब से कॉपर में कंप्लीट है और जिंक में भी कंप्लीट है। तो डेफिनेशन के हिसाब से ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होने चाहिए थे। लेकिन उसी डेफिनेशन को थोड़ा एक लाइन और आगे कंटिन्यू करो तो OR करके लिखा होगा। OR इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है। यस सर। हाँ, तो आप जरा देखो, ग्राउंड स्टेट में तो नहीं है इनकम्प्लीट, वो तो समझ आ गई। लेकिन जब इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है सभी का, 3D सीरीज में सबका +2 होता है। तो +2 जब बनाया तो ये पहले तो 4s में से लॉस होगा, फिर D में से लॉस होगा बेटे। तो यहाँ 3D 9 हो गया। 9 होने का मतलब स्टिल ये इनकम्प्लीट हो गया। देखो ना, एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया ना इसमें। तो कॉपर भी उस कैटेगरी में आ गया डेफिनेशन के हिसाब से, OR वाले डेफिनेशन के हिसाब से। अब जरा जिंक पे नजर डालो। जिंक में ना तो ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीट है, ना ही उसके मोस्ट कॉमन होने के बाद इनकम्प्लीट हुआ। दोनों कंडीशन में कंप्लीट ही रहेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहीं से लॉस हुआ है। मेरी बात समझ आई बेटे? यस सर। यस सर। अभी भी नहीं समझ आई हो तो बताना। ठीक है, आप देखो, जिंक में आप सिर्फ एक लाइन बोल देना कि भाई जिंक में ना तो ग्राउंड स्टेट में ना ही उसके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। तो क्या कहेंगे? स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। अपने अपने पीरियड के लास्ट एलिमेंट स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन नहीं बोले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, कोई इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक का है, ये कैसे पहचानोगे? कोई इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक का है, सॉरी कोई एलिमेंट डी ब्लॉक का, ये कैसे पहचानोगे आप? इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स। लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करके, है ना? मैंने आपको बताया था डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करता है? डी ऑर्बिटल। पेनल्टीमेट सेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करता है? पेनल्टीमेट सेल या फिर डी सब शेल। कॉन्फ़िगरेशन करो, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में आ जाए। पेनल्टीमेट सेल बताया था, जानते हो किसे कहते हैं? N-1। N-,
वेरी गुड, n-1 को कहते हैं। nth वाले को अल्टीमेट कहते थे, n-1 को पेनल्टीमेट, n-2 को एंटी पेनल्टी गुड गुड। चलो आप जरा इस पे आ जाओ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको उस दिन भी बताया था, n-1 d क्या आएगा 1 to 10, ns क्या आता था 1 to 2 या 0 to 2? 0 to 2 0 to 2 है ये। मैंने आपको बताया था कि एक एक्सेप्शन आता है पैलेडियम का, जिसकी वजह से 0 to 2 आ जाता है बेटे, ठीक है। नोट कर लिया? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। हेडिंग डालो साइज, प्रॉपर्टीज में साइज ऑफ द एलिमेंट। मैंने आपको बताया होगा, पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा, डिक्रीज। कम हो जाएगा। पीरियड में जाओगे तो साइज डिक्रीज होती है बेटे, है ना? तो साइज एक्सेप्शन आएगा बेटा। तो पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था आपको, जब ये करवा दिया था थोड़ा सा, तो उस समय मैंने बताया था ENC ग्रेटर होता है पेयरिंग एनर्जी से। यहाँ क्या बताया था? ENC इक्वल टू पेयरिंग एनर्जी। यहाँ क्या बताया था? ENC पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। First decreases, then equal, then increases. तो डी ब्लॉक में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हर एक प्रॉपर्टी में एक्सेप्शनल बिहेवियर है ही है। इसमें D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसमें D में 2, 3, 5, जरा ध्यान देना है, D में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10 आ सकते। तो 5 इलेक्ट्रॉनों तक पेयरिंग होगी क्या? नहीं होगी बेटे, नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी। नहीं होगी। तो 5 इलेक्ट्रॉनों तक पेयरिंग नहीं होगी। तो जब तक तो 5 इलेक्ट्रॉन है तब तक तो कुछ सोचना ही नहीं है, रूल के हिसाब से ENC इंक्रीज हो रही, साइज डिक्रीज हो रही बेटे, ठीक है। क्योंकि ENC जब बढ़ती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, साइज कम होती है, ENC का कॉन्सेप्ट। अब बात आती है आयरन से पेयरिंग स्टार्ट होगी जब ये पेयर होगा इलेक्ट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन आयरन से पेयर होगा बेटे। जब पेयर होगा तो ये जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन था, जब इसके अंदर दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन रखोगे, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या स्टार्ट होगा? रिपल्शन। रिपल्सन।
अगर रिपल्सन इंक्रीज होगा तो साइज भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज। तो जरा देखो अब अपोजिट फैक्टर लगने लगा। ईएनसी की वजह से साइज घट रही थी, पेयरिंग होने की वजह से साइज बढ़ रही थी, है ना, बट स्टिल आयरन की साइज कम है, तो इसका मतलब ईएनसी का फैक्टर डोमिनेंट था। इसके बाद वाले तीनों केस में क्या हुआ होगा, इसके बाद वाले पेयरिंग केस इफेक्ट डोमिनेट होगा। हाँ, ईएनसी की वजह से जितना साइज घटा था, इलेक्ट्रॉनों के रिपल्सन की वजह से उतना साइज बढ़ गया बेटे। इस वजह से साइज इन तीनों की ऑलमोस्ट क्या हो गई, सेम। आयरन कोबाल्ट निकल की साइज ऑलमोस्ट सेम हो गई। क्यों? क्योंकि ईएनसी और पेयरिंग इफेक्ट दोनों का फैक्टर सेम ही वर्क किया। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद वाले में D10 आने लगा। D10 का मतलब ये हो गया बच्चों कि अब सारे ऑर्बिटल पेयर हो गए, मतलब रिपल्सन बहुत ज्यादा हो गया। तो अब ईएनसी के ऊपर रिपल्सन स्लाइटली क्या हो जाएगा बच्चों, डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से साइज बढ़ गई। तो फर्स्ट डिक्रीजेस देन इक्वल देन इंक्रीजेस, यही सब सभी पीरियड में लगेगा। नोट कर लिया? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? यस सर। नो सर। ठीक है, म्यूट कर लो प्लीज। अब बात आती है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसे कहते हैं 3D सीरीज। 3D सीरीज क्यों कहते हैं बेटे? क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर करता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा? 3D में, n-1 3D। अब जरा ध्यान देना, इसका एटॉमिक नंबर कितना था? 21, 22, 23, 26, 7, 8, 9, 30। ये हो गया। इसके बाद आएगा आपका 4D सीरीज। Y मतलब वॉइट्रियम, सिलिकॉनियम, मॉलिब्डेनम, Ru है, RH, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। इसे कहते हैं 4D सीरीज। लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में एंटर करेगा। इसके बाद आएगा 6D, सॉरी 5D, लैंथेनम, ऑफ्नियम, ये है 5D सीरीज। एटॉमिक नंबर 57, 72,
ये ग्रुप कौन सा होता था? थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11. According to modern periodic table, आपको पता होगा कि जो डी ब्लॉक के मेंबर हैं वो थर्ड ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप तक होते हैं। फर्स्ट 2 ग्रुप आपको पता है एस ब्लॉक के हो गए और 13 से आपका पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। मैजिक नंबर याद है? एस ब्लॉक का मैजिक नंबर क्या था बेटे? एस ब्लॉक का मैजिक नंबर बताओगे? सर 2, 8, 18, 18, 32। 2, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 18, 18, 32 ये था। पी ब्लॉक का मैजिक नंबर क्या था? मैजिक नंबर ऑफ पी ब्लॉक। तो इसमें 2 ऐड जाएगा 8 8 8, 8, 8, 8, 18, 18, 18, 32। 8, 18, 80 2 बार 8 नहीं था, ठीक है। अब डी ब्लॉक का मैजिक नंबर क्या होगा? आपके सामने लिखा हुआ, एक तो बताओ मैजिक नंबर क्या ऐड करें? 18, 32। 18 32। हाँ 18, 18, 32 ठीक है ना। जरा देखो ध्यान से, टाइटेनियम का जरा देखना। 22 में 18 ऐड करें 40 हो गया, 40 में जरा 18 ऐड करो 72 आएगा क्या? आया क्या? 32 ऐड कर। यस सर। नहीं आएगा बेटे, नहीं आएगा। एक तरह से इसका मैजिक 32 नंबर हो गया 1832। 1832 फर्दर फिर 32 ऐड होगा। एक्चुअली में बीच में से ना बेटे 14 एलिमेंट यहाँ से गायब हैं। लैंथेनाइट सीरीज। जी हाँ, लैंथेनॉइड के 14 एलिमेंट यहाँ से गायब है बेटे, इसीलिए देखो 57 के बाद 72 आ जाता है एटॉमिक नंबर। ये बहुत ही खतरनाक है, तो ये ध्यान रखना। आप पता चला 57 के बाद 58 करते चले जाओगे तो सब खेल गड़बड़। और क्योंकि लैंथेनॉइड एलिमेंट्स आते हैं इस वजह से लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, बात समझ आ गई बच्चों? तो अगर आपको एटॉमिक नंबर याद करना हो तो मैजिक नंबर क्या ऐड करोगे? 18, 32, 32। 18, 32 ऐड करोगे, लेकिन फर्स्ट मतलब थर्ड ग्रुप को छोड़ देना। थर्ड ग्रुप में अलग है, थर्ड ग्रुप में 18, 18 है। देखो जरा ध्यान से, यस सर। थर्ड ग्रुप में 21, 39, 57 ये तो 18, 18 हो गया ना, तो ये एक ही में है 18, 18। बाकी सब में आप ध्यान दोगे तो कितना आएगा बेटे? 18, 32। क्यों? क्योंकि जहां से लैंथेनॉइड के एलिमेंट गायब हुए ना, वहां से फिर एक्सेप्शन आ गया होगा। मेरी बात समझ आ गई बच्चों? हेलो, यस सर आ गई। यस सर। यस सर। ठीक है, एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा इसका। यस सर। ठीक है, एटॉमिक नंबर याद करना। देखो बात ये है, पहले वाले सीरीज का याद है क्या? स्कैंडियम से लेके जिंक तक वो याद है। यस सर याद है। यस सर। वो याद है। उसमें क्या करना? 18, 18, 18 प्लस 32 ऐड कर देना। ठीक है,
तो मैंने आपको पहले +1 में इसके ट्रिक भी बताए थे याद करने के लिए, ठीक है। मैं भी लिखवा नहीं रहा हूं, एक बार बोल देता हूं जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। तो मैं 3D सीरीज का पहले बता रहा हूं। सनम तूने वादे कर मन में फिर कोई नई खुशी जगाई, याद हो गया। सर रिपीट। स्कैंडियम, स्कैंडियम के सामने लिख लेना सनम, टीआई के सामने तूने, वेनेडियम के सामने वादे, क्रोमियम के सामने कर, एमएन के सामने मन, में का कुछ नहीं है, मन में, फिर एफई का मतलब फिर, कोई, कोई का मतलब कोबाल्ट, नई निकल, खुशी का मतलब कॉपर, जगाई मतलब जिंक। ये याद हो जाए, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। एस और पी ब्लॉक का मैंने लिखवा दिया होगा +1 में आपको। यस सर। पीरियोडिक टेबल खोलोगे, पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाया था तो वहां लिखवा दिया था मैंने, आई थिंक, पता नहीं, मुझे याद सर नहीं। डी का भी लिखवा दिया था। लिखवाया होगा, ये जरूरी नहीं। हाँ ये भी बताया था। वाह, ये पढ़ तो रहा है, पढ़ इसको ध्यान से पढ़ बेटे। क्या पढ़ रहा था? ये जरूरी नहीं कि मोहब्बत तेरी रुलाती रहे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यही बताया था। पर अगर कोई दोस्त नया मिल जाए, ये हो गया। जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, पर अगर कोई दोस्त, बस यहीं तक है, उसके बाद नया मिल जाए, ये सेंटेंस को सिर्फ कंप्लीट करता है, इसका कोई एलिमेंट नहीं है। तो नए लोग मिल जाते हैं तो लोग पुराने को भूल जाते हैं ना, तो इस तरह से भी थोड़ा सा याद कर सकते हो। और हाँ, इसके लास्ट, इसके बाद वाले का बता बेटे। लाया हूं। हाँ जी, लाया हूं तेरे वास्ते रहमते, उस इस पर सोने, सोने का मतलब सोना होता है ना हिंदी में, गोल्ड, गोल्ड को सोना कहते हैं। पर सोने मरने, मरकरी वाले, वाले का मतलब सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो ये पीछे भी बताया होगा, जिनको नहीं पता था उनको अभी बता। सर रिपीट कर दो। लाया के बाद क्या बोला? लाया हूं तेरे वास्ते रहमते, रहमते का मतलब समझते हो? दुआ करना, उर्दू वर्ड है शायद। रहमते उस इश्क पर सोने मरने वाले, ऐसा कुछ का सेंटेंस मत निकालना, सेंटेंस नहीं निकलेगा कुछ, है ना। पर सोने मरने वाले बस। तो खैर आप मैजिक नंबर से आई थिंक एटॉमिक नंबर जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा, बट स्टिल कभी कभी जरूरत पड़ जाती है इनकी, तो उसके लिए हेल्प हो जाएगी। अब हम लोग पढ़ रहे थे बेटे साइज। साइज मैंने 3D का बता दिया था, सेम पैटर्न 4D का, है ना। अब बात आती है ग्रुप में साइज क्या होगा। ग्रुप में साइज अप टू डाउन क्या होगा? इंक्रीज, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज करता है बेटे, लेकिन इनका सेम हो जाएगा बेटे, ये खास बात आ गई। क्यों सेम हुआ? ऑलमोस्ट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का वर्ड, एक वर्ड बोलना है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। गुड, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू, या इसको ये भी कह सकते हो बेटे, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। लेकिन ध्यान देना, फर्स्ट ग्रुप में सीधा सीधा है, फर्स्ट ग्रुप में कोई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताओ
पूछता है लैंथेनॉइड किस ग्रुप का एलिमेंट है? जो Third एफ group. ब्लॉक में लैंथेनॉइड है। थर्ड। हाँ जी बेटे बिल्कुल सही है, थर्ड ग्रुप का है। किस पीरियड का एलिमेंट है जी? इस पीरियड का है सर। हाँ जी, सिक्स्थ पीरियड। 6th period का. थर्ड ग्रुप एंड सिक्स्थ पीरियड, बिल्कुल सही है बेटे। थर्ड ग्रुप एंड सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट है ना? ये सारी चीजें आपको एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में भी बताया होगा शायद, मैंने, मुझे याद नहीं है बट बताया होगा। ये हो गया। अच्छा, जिंक कैडमियम मरकरी को तो स्यूडो ट्रांजिशन बोलते थे, कॉपर सिल्वर गोल्ड को कौन सा एलिमेंट बोलते हैं? आपको याद है, क्वाइनीज मेटल कहते थे इसको। रेयर मेटल्स। हाँ, क्वाइनीज मेटल्स कॉपर सिल्वर और गोल्ड को कहते थे। क्या सर? जी क्या कह रहे बेटे? कॉपर सिल्वर गोल्ड को क्या कहते हैं? क्वाइनीज मेटल। क्वाइन लिख दो, है ना, उसमें क्वाइनीज जोड़ दो, क्वाइनीज मेटल। हाँ, इसमें जरा टीसी पे नजर रखो। टीसी पे लिख लो, डज नॉट अकर्स इन नेचर, डज नॉट अकर्स इन नेचर फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट, फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट। फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट। सबके पास पैकेज है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, पैकेज हो तो जरा वहां देखना, कहीं पे दिया होगा मेल्टिंग पॉइंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आई थिंक पहला ही हो या दूसरा हो, देखो कहीं मेल्टिंग पॉइंट दिया है क्या? पेज नंबर 122 पे देखना बच्चों, जिनके पास है 122 पे देखें। यस सर, दिया हुआ है। उस ग्राफ को कॉपी में बनाएं। इस ग्राफ को कॉपी में बना लो। जिनके पास नहीं है मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया है। जिनके पास अगर पैकेज नहीं है तो मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है बच्चों। जैसा एकदम एग्जैक्ट बना वैसा नहीं बनाना है। आप जैसे मर्जी लाइन इधर उधर खींच लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटे, ये बनाने को कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है बेटे, कुछ चीजें तो एक्सप्लेन है, कुछ नहीं। बन गया बच्चों? नो सर। अरे इतनी मेहनत मत करो उसमें, जैसे मर्जी इधर उधर से लाइन बन खींच। गया सर।
एग्जैक्ट एज इट इज नहीं बनाना है बेटे। मेटेलिक बॉन्ड मैंने बताया था, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम ये है कर्नल्स फ्री इलेक्ट्रॉन, सीजियम कर्नल्स फ्री इलेक्ट्रॉन। यही था मेटेलिक बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। उसी को कौन सा बॉन्ड बोलते थे? तो जरा बताओ, मेटेलिक बॉन्ड लिथियम में स्ट्रांग होता है या सीजियम में? लिथियम। सीजियम लिथियम में होगा, जिसका साइज छोटा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें हाई होगा ना, ज्यादा हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग यही तो होता है ना बेटे। तो जिसका रेडियस अगर कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा और उसकी बॉन्ड स्ट्रांग होएगी, और बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा इट मींस उसका मेटल भी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड पे ही तो मेटल का स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा बेटे। ये बात समझ आ गई? यस सर। और आगे चलते हैं, ये मैंने बता रखा है इस ब्लॉक में सब। मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डाल दो, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज भी होता है। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी होती है। मेल्टिंग पॉइंट जो आपने ग्राफ बना रखा है वो भी इसी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी डिपेंड करता है मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। मेटेलिक बॉन्ड जी, एमपी मेल्टिंग पॉइंट। हाँ एमपी मेल्टिंग पॉइंट है बेटे, हमें मेल्टिंग पॉइंट ही तो पढ़ना है बेसिकली। एक और पॉइंट था, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये भी होता है। नोट कर लिया बच्चों? चलें? आगे चलें बच्चों? यस सर। यस सर। जरा ध्यान देना, ये है आपका एस ब्लॉक और ये है आपका मान लेते हैं डी ब्लॉक। लेफ्ट टू राइट जाएंगे
तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा बच्चों? Yes, sir. होगा Yes, सर। sir. तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा, यस सर। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, और इसी वजह से हार्डनेस भी इंक्रीज होगी। हार्डनेस भी मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करती है बेटे। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि एस ब्लॉक का मेटल सॉफ्ट है लेकिन डी ब्लॉक का मेटल हार्ड होता है, क्यों? तो आप क्या बताओगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा। क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर उसमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। हाँ, चाहे आप वो बोल दो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा होती है, वो भी आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिलेगा। एस ब्लॉक का मेटल नाइफ से कट हो जाता है बेटा, इतना सॉफ्ट होता है। बट डी ब्लॉक का मेटल आयरन, लोहा, गोल्ड, सिल्वर, ये सब इतनी आसानी से नहीं कट होते, इसका मतलब हार्ड है बेटे। तो कहने का मतलब ज्यादा है। एक बात अब जरा ध्यान दो उस ग्राफ पे। ग्राफ जरा देखना तो रेगुलर पैटर्न तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। कहीं नजर आ रहा है? नो सर। तो देखते हैं इसमें से कुछ चीजें एक्सप्लेन है और कुछ नहीं है। जरा ध्यान करना। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज अप टू डाउन मूव करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज करेगा, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करेगा? इंक्रीज। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज है, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज ही होगी बेटे। आगे चलें क्या? सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दो। दिख नहीं पाए? बस यस। जिनके पास पैकेज है वो पैराग्राफ भी एक बार पढ़ लें, उसके आसपास दिया हुआ है ना पैराग्राफ। थैंक यू सर। हाँ, अब जरा इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखना बेटे। जो ग्राफ आपके सामने है उस ग्राफ को जरा देखो, तो कुछ ऐसा बेसिक सा ग्राफ आपको नजर आएगा। फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, है ना, पीक वाला। अच्छा जरा ध्यान देना, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, ये दिख रहा है आपको? ये था आपके पास मेल्टिंग पॉइंट, आपने बनाया होगा, और ये है एटॉमिक नंबर। जरा ध्यान देना। अब आपको ये समझ आया कि टाइटेनियम से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जिरकोनियम की है और जिरकोनियम से ज्यादा हाफनियम की है, क्यों? कुछ समझ आया? ये जो 4D 5D सीरीज है वो सबसे ऊपर है, क्यों है? यस। क्यों? मेल्टिंग पॉइंट उसका हो जाता है। डेंसिटी ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई था, इस वजह से मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई था, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट। तो इस ग्राफ में से हमें एक चीज क्लियर हुई कि भाई 5D सीरीज की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। क्यों है, समझ आ गया? बिकॉज 5D सीरीज हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा वो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन करेंगे और उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। एक बात, अब जरा देखना ध्यान से। अगर मैं 3D सीरीज की बात करता हूं
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 1 2 3 क्रोमियम में अनपेयर्ड 5 कितने? 5 5 6 धोखा खा गए आप। यस सर। अरे भाई एस वाला भी तो काउंट करो ना एक्साइटेड में ले जाने के बाद। अच्छा नहीं समझे बेटे? समझ गया सर। सर वाह। अब जरा ध्यान देना बेटे, एक पॉइंट मैंने लिखवाया होगा, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप जरा उस ग्राफ में, अपने ग्राफ में ध्यान दो कि टाइटेनियम से लेकर के क्रोमियम तक लाइन सीधी इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है समझ आ गया बच्चों? यस सर। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, इस वजह से मेल्टिंग मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि 3D सीरीज में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसकी है? तो क्या बताओगे? क्रोमियम की। सेम पैटर्न में बेटे इससे ऊपर वाले में मॉलिबेडिनम होगा, सेम पैटर्न पे उससे ऊपर वाले में टंगस्टन होगा। ये तीनों एक ही ग्रुप के मेंबर होंगे बेटे। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछता है अपने अपने पीरियड में पॉइंट किसकी है। तो 3D में किसकी हो गई? क्रोमियम। 4D में किसकी हो गई? मॉलिबेडिनम। 5D में किसकी हो गई? टंगस्टन। क्यों? बिकॉज दे ऑल हैव maximum unpaired electrons in respective periods. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पूरे डी ब्लॉक में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसकी है? टंगस्टन। टंगस्टन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, है ना? टंगस्टन। अगर 3D में मैक्सिमम पूछे तो क्रोमियम, बट पूरे पीरियोडिक टेबल में पूछ रहा है, सॉरी पूरे डी में तो टंगस्टन। क्लियर? अब जरा ग्राफ पे नजर डालो तो बेसिक ग्राफ ये कह रहा है कि फर्स्ट इंक्रीजेस गोज अप टू मैक्सिमम देन डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हुआ होगा बेटे? क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा जब पेयरिंग स्टार्ट होगी डी में। यस सर। तो आप टंगस्टन वाले ग्राफ को जरा देखो, पहले ऊपर गया और फिर बिल्कुल नीचे आया है। हालांकि उसमें इरेगुलरिटीज है अलग अलग एलिमेंट में, वो अलग चीज है, वो डाटाबेस है। बट नॉर्मल अगर मैं बनाऊं तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ये टाइप का ग्राफ दिखेगा आपको। तो पूछता है अपने अपने पीरियड में मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? अपने अपने पीरियड में मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका हो जाएगा? लास्ट वाले का। कैडमियम, मरकरी। क्यों हो जाएगा बच्चों? क्यों हो जाएगा? ड्यू टू फुली फिल्ड जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू फुली फिल्ड ऑर्बिटल। फुली। ये भी क्वेश्चन है ना? तो मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में किसका हो जाएगा? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। अब ये दो क्वेश्चन, इसमें देखो 3-4 क्वेश्चन बन गए। मैक्सिमम किसका, मिनिमम किसका, ग्रुप में किसका ज्यादा, अपने पीरियड में किसका ज्यादा, ओवरऑल डी ब्लॉक में किसका ज्यादा, है ना? क्योंकि रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं होता है बेटे, तो जहां पे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप जानते रहो। अब बात आएगी। हाँ हाँ बोल बेटे। सर मेल्टिंग, जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है वो बताना सर एक बार अपने अपने सीरीज में। नहीं आप, अच्छा अपने अपने में तो सबसे कम वही है बेटे, लास्ट वाले एलिमेंट का होगा। जिंक सबसे लास्ट में आता है ना, फुली फिल्ड ऑर्बिटल है ना।
एस भी फुल है और डी भी फुल है ना, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिनिमम हो गए ना बेटे इसमें। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर मिनिमम है तो मेल्टिंग पॉइंट भी मिनिमम। तो जरा ध्यान देना, क्रोमियम तक तो ठीक गया था, कोई दिक्कत नहीं आई। इसके बाद मैग्नीज में बहुत शार्प डिक्रीज आया है, आप देख रहे हो बच्चों? हेलो, यस सर। यस सर। Yes, sir. नॉर्मल ग्राफ ऐसा था, मतलब ट्रेंड ऐसा है कि फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, लेकिन उस ट्रेंड में एक्सेप्शन है बेटे। पहले क्रोमियम तक बढ़ा, उसके बाद Mn, और जबकि Mn में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई कम नहीं था। कितने अनपेयर्ड थे? 5। अरे भाई क्रोमियम से एक ही तो कम था, एक ही कम था तो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाना चाहिए था, लेकिन देखो थोड़ा ज्यादा डिक्रीज आ गया है, शार्प डिक्रीज में। ठीक है, तो हालांकि इसका रियल रीजन नोन नहीं है, ये कहा जाता है ड्यू टू इट्स ओन स्ट्रक्चर। लिख लेना, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आता। Mn का शार्प डिक्रीज क्यों हुआ है? ड्यू टू इट्स ओन स्ट्रक्चर। आप देखो जरा 122 के पिछले पेज पे आपको हर एक का स्ट्रक्चर दिया हुआ है बेटे, देख रहे हो? यस सर। 121 पे देखो सबका स्ट्रक्चर दिया होगा, कोई BCC है, कोई FCC है, कोई सिंपल क्यूबिक। तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो अपना कुछ इसका स्ट्रक्चर होगा, या यूं कह लो साइंटिस्टों को पता ही नहीं चला क्यों। ठीक है, तो उन्होंने कह दिया भाई ड्यू टू इट्स ओन स्ट्रक्चर, आप भी वही बोल देना। तो हालांकि क्वेश्चन नहीं आता, तो इससे इतने क्वेश्चन आते हैं बेटे। ठीक है, तो जो आते हैं वो आप जानते रहना, बता दोगे। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सर टेक्नीशियन में भी सेम रीजन आएगा? हाँ जी। अरे भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं तो डिक्रीज तो होना ही था। अब डिक्रीज कितना हो जाएगा वो डाटाबेस है, डिक्रीज तो होगा, क्यों? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हुए। तो ये अब आ जाओ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी आप सभी को पता है कि डायरेक्टली टू क्या होता है? ENC। इनवर्सली टू क्या होता है? सही। एक और फैक्टर था, वो भूल गया। याद है ना? हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड। यस सर। अब देखो बेटे, साइज का तो थोड़ा बहुत ट्रेंड भी था, मेल्टिंग पॉइंट का थोड़ा बहुत ट्रेंड भी था, आयोनाइजेशन का तो बिल्कुल ही ट्रेंड नहीं है, मतलब लिखवाया ही नहीं जा सकता। अगर 122 पे हो तो जरा देखो, वहां आयोनाइजेशन एनर्जी का डाटा दिया हुआ है, एनसीईआरटी का डाटा है वो। 122 पे जरा देखो, डाटा दिया होगा। देख रहे हो? हाँ सर, 631 पे 656 पे 650। हाँ देखो, कोई रेगुलर ट्रेंड दिख रहा है क्या? नो सर। बिल्कुल No, ही sir. इरेगुलर है, बिल्कुल ही इरेगुलर है बेटे। तो इसलिए कोई डाटा नहीं है, मतलब तो इस टाइप का क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। अच्छा, डाटाबेस देख के ये बताओ, लास्ट के 4 एलिमेंट में मिनिमम किसका है? मतलब कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक में मिनिमम किसका है? है? निकल जिंक का मैक्सिमम होगा बेटे, फुली फील्ड है। निकल का निकल है, वो जरा निकल सर्कल का। कर लो। ये कई बार डाटाबेस से क्वेश्चन उठा देते हैं टेस्ट में, है ना? अब खैर इसमें क्वेश्चन तो फिर इस तरह से तो पूछता नहीं, किस तरह से पूछेगा? इस तरह से पूछता, कॉपर और जिंक, ये हो गया आपका CD
3d10 4s2। अगर मैं ENC के हिसाब से कहूं तो ENC किसकी ज्यादा है, कॉपर की या जिंक की? जिंक की। ENC के हिसाब से तो बेटे जिंक जिंक की की। ज्यादा है। आयोनाइजेशन किसकी ज्यादा हो जाएगी, जिंक की। ऑर्बिटल स्टेबिलिटी जरा देखना किसकी ज्यादा है, कॉपर की। अरे कॉपर की। 4s2 है, ये 4s1 है, 4s2 ज्यादा स्टेबल होगा ना। तो ऑर्बिटल स्टेबिलिटी, जिंक की। ऑर्बिटल स्टेबिलिटी किसकी हाई हो गई बेटे, जिंक। वो भी फेवर कर रहा है जिंक। मतलब दोनों चीजें फेवर कर रही है जिंक को। इसका मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन दोनों में किसकी हाई हुई, कॉपर और जिंक में जिंक। समझ आया या नहीं आया बच्चों? यस सर। अब जरा आ जाओ बेटे सेकेंड, कॉपर प्लस एंड जिंक प्लस। तो ये हो जाएगा अभी 3d10 और ये हो जाएगा 3d10 4s1। तो ENC का फैक्टर अगर मैं लूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो स्टिल जिंक की ही हो, क्योंकि ENC तो कभी डिक्रीज नहीं होती, वो तो इंक्रीज ही रहेगी। ऑर्बिटल क्या कह रहा है, कॉपर। एक कॉपर है। कॉपर को। कॉपर की ज्यादा होगी अभी। अब ये दोनों में देखो अपोजिट आ गया बेटे। एक फैक्टर कह रहा है कि जिंक, दूसरा फैक्टर कह रहा है कि नहीं कॉपर। डोमिनेंट हमेशा क्या रहेगा, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल स्टेबिलिटी वुड बी डोमिनेंट ओवर ENC, याद रखना। मींस सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हाई हुई, कॉपर की। कॉपर। ठीक, आगे चलें। अब इसी में पूछेगा बेटे थर्ड। फिर से सर जिंक किया गया। बोलो थर्ड किसकी हाई होगी, जिंक की होगी। जिंक की। तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है बच्चों, क्योंकि उसमें कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं था तो वो ऑर्डर तो नहीं पूछ सकता आपसे, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। बना लिया? यस सर। ठीक है। अब जरा सभी लोग क्रोमियम और मैग्नीज, फर्स्ट क्रोमियम और मैग्नीज, सेकेंड क्रोमियम मैग्नीज, थर्ड बताओ किसकी ज्यादा है। पहले में सर मैग्नीज ज्यादा। मैग्नीज ज्यादा है सर पहले। और फिर दूसरा ने क्रोमियम। सर पहले में मैंगनीज ज्यादा। और दूसरे में क्रोमियम है, फिर उसके बाद मैग्नीज फिर से ज्यादा। सेम ऑर्डर होगा, वही जो पिछले में था। यस सर। देखो समझ आ गया या नहीं आया तो मैं समझा दूं बच्चे। आ गया सर। गुड, वेरी गुड।
अब बात आती है स्कैंडियम, वॉइट्रियम, लैंथेनम। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? फर्स्ट टाइम डिक्रीज होगी सर। डिक्रीज होगी क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा था। बिल्कुल साइज इंक्रीज है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर और सिल्वर में किसकी हाई? कॉपर की। सिल्वर और गोल्ड में सिल्वर की नो इक्वल। हाँ, ऑलमोस्ट या तो इक्वल होती है या तो स्लाइटली गोल्ड की ज्यादा होती है बेटे, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हाँ। अच्छा, ये फर्स्ट ग्रुप में क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसमें है ही नहीं लैंथेनॉइड्स। समझ जाओगे? यस सर। हाँ हाँ, क्योंकि उसमें तो भाई लैंथेनॉइड फर्स्ट ग्रुप को छोड़ दो, बाकी हर एक ग्रुप में यही ऑर्डर लगेगा। बना लिया? तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब बात ये आती है कि एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? डी ब्लॉक की है। सर एक बार स्क्रॉल करना थोड़ा। अभी कर देते हैं। हो गया सर। आगे आ जाओ। ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जो विदाउट एक्सेप्शन निकल जाए। एस ब्लॉक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता था बेटे? +1 +2 +1 +2 होता है। ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। जबकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों देते हैं वो जरा देखो। N-1D और NS, इन दोनों की जो एनर्जी होती है बेटे वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। तो आप जब हीट दोगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो S में से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा और साथ साथ D में से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बेटे, उसी एनर्जी। इस वजह से S और D दोनों ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं। nth सेल भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट होता है और n-1th सेल भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, मतलब पूरे सेल का नहीं, सिर्फ D का। तो ये दोनों मिला करके ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे। आपको ये भी बताया होगा मैंने कभी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो अगर मैं इसका देखूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ S है ना, nth सेल ही तो वैलेंस होता है। लेकिन डी ब्लॉक में nth नहीं होगा, सिर्फ S नहीं होगा, S और D दोनों मिला के वैलेंस होते हैं बेटे। ये बात ध्यान रखना अपने माइंड में। S और P में ऐसा नहीं है। S और P में सिर्फ लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस कहते हैं, बट D में क्या होता है? S और D
दोनों के इलेक्ट्रॉन वैलेंस में, हालांकि एक nth है और एक n-1th है। एक बात तो ये हो गई। आगे चलते हैं। अब बात ये आती है कि भाई इसका आप अपने पैकेज में देखना जरा, ऑक्सीडेशन स्टेट है जहां देख रहे हो आप, स्कैंडियम, उसको बनाना है वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। आप जरा स्कैंडियम में देखो तो सिर्फ +3 है, +2, +3, +4, +2, +3, +4, +5, 2, 3, 4, 6, +2, 3, 4, 5, 6, 7, +2, 3, 4, 6 भी इसका बहुत ज्यादा कोई स्टेबल नहीं होता। है जिंक तो मैंने लिखा ही नहीं। वाह, +4 निकल का है आपके पास, +2, +3, बन गया बच्चों? सर आयरन में +5 स्टेट नहीं होती है? नहीं होती बेटे, 6 भी बहुत रेयर मिलती है। सर कुछ तो होता कम से कम। अच्छा 10% निकालेंगे हैं बेटे, हम कुछ नहीं कह सकते। जो हमें एनसीईआरटी कहेगा हम उसे गीता मानते हैं, है ना, गीता कुरान जो भी समझ लो आप अपने अपने, तो जो वो कहेगा वही मानेंगे। अपनी तरफ से तो हमको क्या है। सर इसे थोड़ा सा ऊपर दिखाना। एक मिनट सर इसको याद करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं याद करना है बेटे। इतना पीछे कैसे रह जाते हो बेटे? कनेक्शन कट गया था क्या? नहीं बस या और? नहीं सर, हो गया बस। ओके, हाँ याद नहीं करना है बेटे, परेशान मत हो। अच्छा अब यहां से क्वेश्चन क्या आएगा बेटे, नोट कर लिया बच्चों? यस सर। मुझे मतलब देखते नहीं हो, मैं अपने लैपटॉप को ही पढ़ाता रहता हूं। वर्चुअल, हाँ इससे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि पूरे डी ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है? मैग्नीज। हाँ ये गलत हो जाएगा बेटे। मैंने पूछा था पूरे डी ब्लॉक में, पूरे डी ब्लॉक में ऑस्मियम का होता है बेटे, ऑस्मियम। पी ब्लॉक, सॉरी पीरियोडिक टेबल में भी लिखवाया गया होगा आपको, पता नहीं रेडॉक्स में शायद लिखवाया गया होगा। ये तो सिर्फ 3D सीरीज है ना बेटे,
कौन सी सीरीज? अब यहां से 3D सीरीज। हाँ, अब आप लिख लो जरा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन डी ब्लॉक। क्या लिखोगे? ऑस्मियम। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड होता है और इस पे 8 होता है बेटे। इवन डी ब्लॉक में ही नहीं, पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ऑस्मियम का है, मतलब +8। उससे ज्यादा तो पूरी पीरियोडिक टेबल में भी किसी का नहीं है। पूछता है सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन पीरियोडिक टेबल। वो हो जाएगा बेटे मैग्नीज। वो हो जाएगा मैग्नीज, जो कि 7 है। पूरे डी ब्लॉक का सेकेंड हाईएस्ट भी है, पूरे पीरियोडिक टेबल का भी सेकेंड हाईएस्ट है। दो क्वेश्चन बन गया बेटे। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज। +2। ये तीसरा +2। ये तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछता है बेटे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देते हैं 3D में? स्कैंडियम और जिंक। स्कैंडियम एंड जिंक। लिख लो। थर्ड सर एंड मोस्ट कॉमन क्या लिखी थी? हाँ, क्या कह रहे बेटे? मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज मोस्ट में कॉमन तो +2 था ना। मोस्ट कॉमन +2 है बेटे। हाँ, लिख लो जरा। थर्ड एंड 12th ग्रुप आर नॉन टिपिकल एलिमेंट ड्यू टू फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट। पूछता है इसमें सारे तो टिपिकल एलिमेंट बोले जाते हैं, लेकिन स्कैंडियम और जिंक को नहीं बोल सकते हैं, क्यों? तो उसका रीजन अगर पूछे तो बताओगे ड्यू टू फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट। 3 और है ना, तो यहाँ ड्यू टू हाँ, थर्ड एंड 12th ग्रुप आर नॉन टिपिकल एलिमेंट ड्यू टू फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ड्यू टू फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, बना लिया इतना? यस सर। अब जरा और क्वेश्चन देखना। फर्स्ट हाफ तक, मतलब Mn तक जरा नजर दौड़ाना। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटे। स्कैंडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, S और D मिला के देखना। टाइटेनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा तो मैक्सिमम 4 है। वैनेडियम का मैक्सिमम 5 है, क्रोमियम का मैक्सिमम 6 है, मैग्नीज का 7 है। लेकिन सेकेंड हाफ एलिमेंट में देखो, आयरन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा D और S मिला के? 8, जबकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 ही है। कोबाल्ट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएगा 9, जबकि सिर्फ 4। निकल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना आ जाएगा? 10, जबकि 10। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। तो कहने का मतलब सेकेंड हाफ में वो रूल फॉलो नहीं हो रहा है, फर्स्ट हाफ में तो हो रहा है। S और P में होता है। S और P ब्लॉक में यही हमने पढ़ा है कि जितना जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। बट डी ब्लॉक में फर्स्ट हाफ तक तो ये रूल फॉलो होता है, सेकेंड हाफ में ये रूल फॉलो नहीं होता है। क्यों नहीं होता, अब वो देखो। जो फर्स्ट हाफ के एलिमेंट हैं मींस Mn तक, ऑल S एंड D इलेक्ट्रॉन्स
all s and d electron takes part in bonding. मतलब इसके सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंड हाफ में क्या हो जाएगा, नॉट ऑल इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन मीन्स वही एस और डी के, टेक्स पार्ट इन बॉन्डिंग, in bonding due to high ionization energy, high ionization energy। अब ये समझ नहीं आया होगा, बताता हूं। बना लिया बच्चों? आगे चलें? यस सर। यस सर। हाँ, जरा ध्यान देना, एक जरा लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ईएनसी क्या होती है? इंक्रीज। तो उसके हिसाब से आयोनाइजेशन भी एनर्जी क्या होगी? हाई, इंक्रीज ही होगी। मतलब जो सेकेंड हाफ के एलिमेंट है उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है फर्स्ट हाफ वाले से स्लाइटली ज्यादा ही होंगे। एक्सेप्शन बीच में आएगा वो अलग बात है, बट जनरलाइजेशन में यही होगा। तो बात ये आती है बेटे, आयोनाइजेशन की डेफिनेशन याद है सभी को? किसी भी मेटल में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी आप उसे सप्लाई करते हो वही क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तभी तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +1। अब जरा ध्यान देना, m से इलेक्ट्रॉन निकालोगे M+, और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो +2, और निकालोगे तो +3 और +4, इसी तरह +5 +7, इस तरह। अब जरा ध्यान देना बेटे, एक चीज और, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है ईएनसी क्या होता था? कुछ +1 की बातें याद है? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने से ईएनसी इंक्रीज हो जाती थी और आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब जरा देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं तभी तो ये +7 आया होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। होता क्या है कि जैसे मान लो हम कॉपर का जा रहे थे, कॉपर का हमें बनाना था, कॉपर +1 में गया, कॉपर +2 में गया। कॉपर की ईएनसी ऑलरेडी हाई थी क्योंकि वो राइट में था, ऑलरेडी राइट में ईएनसी पहले बहुत ज्यादा थी, तो जाहिर सी बात है आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जब थर्ड आयोनाइजेशन, ये तो फर्स्ट दिया आपने, ये सेकेंड दिया आपने, ये थर्ड दिया, जब इसको थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी देने जाते हैं, मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन हम निकालने जा रहे हैं, तो पता चलता है इलेक्ट्रॉन निकलने से पहले ही ये क्या हो जाता है बेटे? मेल्ट हो जाता है। मतलब हम ट्राई कर रहे थे इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाने का, लेकिन उससे पहले ही मेटल क्या होने लगता है? मेल्ट। इसीलिए कॉपर का सिर्फ +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक हो सकता था, नहीं पॉसिबल है। क्यों? रीजन क्या बताओगे? ड्यू टू वेरी हाई आयोनाइजेशन। हाई आयोनाइजेशन के मतलब हीट ज्यादा देनी पड़ी
और हीट ज्यादा देनी पड़ेगी अगर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो पता चला इलेक्ट्रॉन तो निकला नहीं, लेकिन मेटल ही क्या हो गया, मेल्ट हो गया। तो उसे आयनाइजेशन। अब यहां इस बात को जरा समझो कि यहां पे लिखवाया क्या गया है। इसके सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। करने का मतलब क्या है, इन सब की आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं रही होगी कि भाई ये हीट करने से इलेक्ट्रॉन निकलने से पहले मेल्ट हो जाए, तो इसलिए हम हीट करते गए, इसके धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन निकलते चले गए, तो सारे पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ गए। क्योंकि ये सेकेंड हाफ में आ गया, सेकेंड हाफ की तो ईएनसी ऑलरेडी ज्यादा थी, ईएनसी ज्यादा थी तो मतलब इसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हीट भी ज्यादा देनी पड़ी। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से तो कुछ निकले। अब जैसे आयरन का 7th नहीं निकला, कोबाल्ट का 5, 6 ये सब नहीं निकला, तो वो सब का रीजन नॉर्मली यही कहा जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हीट दोगे तो पता चलेगा इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, उससे पहले वो मेल्ट हो गया। थोड़ा बहुत रीजन समझ आया क्या? यस Yes, सर। पूरा नहीं समझ आएगा, पूरा नहीं समझ आएगा, पूरा समझने की कोशिश डी ब्लॉक ही नहीं करना। आधा समझ आया क्या? आ गया सर। एक लाइन का आंसर बताना। कोई पूछे कॉपर का सिर्फ +1 +2 ही क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, करता है, बता देना, ड्यू टू वेरी हाई आयोनाइजेशन। बस, बाकी डाटाबेस है कि भाई ये होते हैं तो हैं, है ना। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में भी और कई सारी चीजें हैं, ठीक है ना। इतने एक्सेप्शन है ना कि बच्चे ही बोर हो जाते हैं इसमें कि भी क्या है, ये कोई रेगुलर वे हो तो उसको कर भी लें, इर्रेगुलर वे होता तो ये नहीं समझ आता ना क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। अब बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट का हमें करना क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता कैसे चलेगा? जैसे लगा लो कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, लाइक Mn की मैं बात करता हूं बेटे, MnO, Mn3O4, Mn2O3, O2, इसमें कितना आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसमें कितना आया 8/3, इसमें कितना आया +3, इसमें +4, इसमें आया 7 मैक्सिमम होता है और मिनिमम कितना होता है बेटे +2। नोट कर लो। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है ना, आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा बेटे। मींस कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू फैजान रूल, याद है ना, पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली टू चार्ज होता है और डायरेक्टली टू कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो मींस जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है वो मोस्टली क्या होगा? आयनिक। और जो हाईएस्ट होगा वो मोस्टली क्या होगा? कोवेलेंट। ये भी क्वेश्चन आता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। हमने पी ब्लॉक में पढ़ा था
कि कुछ डी ब्लॉक के मेटेलिक ऑक्साइड भी एसिडिक होते हैं जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, बीच में एम्फोटेरिक हो जाएगा। ये बेसिक हो गया, ये एसिडिक हो गया, बीच में ये तीनों एम्फोटेरिक हो जाते हैं। सर ये C.C क्या है, ये समझा दो नीचे थोड़ा कनेक्शन। कोवेलेंट कैरेक्टर है बेटे, पोलराइजिंग पावर, चार्ज, कोवेलेंट कैरेक्टर। पहचान, पोलराइजिंग पावर, बना लिया बच्चों? आगे चले। यस सर। जरा देखो, क्रोमियम है CrO, Cr2O3, ये है, तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +3, +6। ये आपके पास हो जाएगा बेसिक, ये हो जाएगा एम्फोटेरिक, और ये हो जाएगा आपके पास एसिडिक। V2O3, V2O4, V2O5, तो ये आपके पास बेसिक, लेस बेसिक, एसिड, मतलब जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा वो एसिडिक आ जाए। बना लिया बच्चों? यस सर। वेरी गुड, बना लिया तो बहुत अच्छा किया, और नहीं बनाया तो और भी अच्छा किया। आगे चलते हैं। नोट हो गया सभी का? अब देखो जरा, आप अपने आपके पास पैकेज है बच्चों? यस सर। यार आप लोग थक गए हो क्या? जरा 125 पे देखना, पूरा 125 पे 2 बॉक्स बने होंगे। अच्छा ये बताओ, सबके पास है या कोई ऐसा है जिसके पास नहीं है पैकेज? हेलो, है सर। हाँ तो जरा Yes, देखो sir. 125 पे फॉर्मूला ऑफ द हैलाइड ऑफ 3D, ऑक्साइड ऑफ द 3D,
तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स हैं ये या तो हैलाइड के साथ एग्जिस्ट करते हैं या तो ऑक्साइड के साथ एग्जिस्ट करते हैं। और मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फोन यही होता है ना, तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि MnF7 ये Mn फ्लोरीन और ये है इसका स्ट्रक्चर, ये है ये। क्वेश्चन ये पूछता है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है। पूछता है क्यों, जबकि हैलाइड है और +7 दोनों पे है, दोनों पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। अगर उस बॉक्स में देखो तो Mn का फ्लोरीन के साथ कितने सिर्फ बनाया है 4, Mn 4 तक तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन MnF5, MnF6, 7 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जबकि ऑक्सीजन के साथ ये कर रहा है। तो बात ये आती है कि क्यों, किसी को समझ आ रहा है क्यों? रिपल्शन की वजह से, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, हाँ, या ड्यू टू रिपल्सन लिख लो। देखो जरा, फ्लोरीन पे 3-3 लोन पेयर सब पे हो जाएंगे ना बेटे, सभी पे लोन पेयर है तो जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा और आपस में रिपेल करेगा। आपस में रिपेल करेगा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, और बॉन्ड वीक हो जाएगा तो रूम टेम्परेचर को वो बेयर नहीं कर पाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा। तो फिर बात आती है ये क्यों एग्जिस्ट कर गया, जबकि +7 तो इस पे भी था। जरा ध्यान से देखो, इसमें लोन पेयर कम है। दोबारा बताओ। हाँ, पहली बात तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम है, यहाँ पे 7 एलिमेंट थे सराउंडिंग में, वहां पे 4 है। फ्लोरीन के हर एक एटम पे 3 लोन पेयर था, जबकि ऑक्सीजन के हर एक पे 2 ही लोन पेयर थे। तो यहां रिपल्सन क्या हो जाएगा, मिनिमम, और जबकि हैलाइड मतलब फ्लोराइड में रिपल्सन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इस वजह से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एक रीजन तो ये है। बन गया बच्चों? अब मुझे बताओ, सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है या डबल? सिंगल बॉन्ड होता है। अरे डबल होता है। 10 में बताया गया है, सिंगल, डबल, ट्रिपल में ट्रिपल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। जब आपसे पूछा जाए सिग्मा और पाई में कौन स्टेबल है, तब आप सिग्मा बताओगे। ये मैंने आपको बॉन्डिंग में भी बताया था कि गलती नहीं करना है। अरे भाई, बचपन में वो पढ़ा था ना, 2 लकड़ी 5 लकड़ी एक साथ तोड़ो और 1 लकड़ी तोड़ो, कौन जल्दी टूट जाएगी। यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, थी ना एक कोई पोएम वोएम, कुछ स्टोरी थी शायद, आई थिंक सभी ने पढ़ी होगी वो। स्टोरी थी सर, स्टोरी। हाँ सर, पढ़े। ठीक है, तो वही चीज तो है। यहाँ डबल बॉन्ड को एक साथ ब्रेक करना है, यहाँ सिंगल को ब्रेक करना है। किसको ब्रेक करना इजी होगा? सिंगल को। सिंगल को। सिंगल को। सिंगल को। तो इस थ्योरी के हिसाब से भी मैं बता सकता हूं ना कि ये लेस स्टेबल हो जाएगा, ये मोर स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, जबकि इसमें कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ स्लाइटली ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो 2 रीजन बता सकते हैं, एक रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस और दूसरा रीजन है कि मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड वुड बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। बता दोगे बच्चों?
यस सर। यस सर। यस सर। तो ये अब बात ये आती है कि भाई ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के एलिमेंट्स हैं ये फ्लोराइड और ऑक्साइड के साथ ही क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई हो जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर हाई होगा तो आयनिक कैरेक्टर हाई हो जाएगा, और आयनिक कैरेक्टर हाई होगा तो आयनिक बॉन्ड मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट। है तो ये कोवेलेंट ही, लेकिन इसके अंदर पार्शियली आयनिक कैरेक्टर होगा ना। तो आपको बताया गया होगा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो तो आयनिक, 1.7 के इक्वल हो तो दोनों, और अगर उससे कम हो तो कोवेलेंट की कैटेगरी में आ जाता था। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर हाई होगा, और आयनिक कैरेक्टर हाई होगा इस वजह से स्टेबिलिटी हाई होगी। तो मोस्टली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं वो ऑक्साइड और हैलाइड के साथ ही एग्जिस्ट करते हैं, और हैलाइड में भी फ्लोरीन। क्यों फ्लोरीन? जाहिर सी बात है फ्लोरीन के साथ आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। समझ जाओगे? यस सर। चलो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, आधे तो लीव करके जा चुके होंगे। सर नोट्स भेज दिया करो टेलीग्राम पे, क्योंकि कभी कभी ना कुछ कुछ छूट जाता है नेटवर्क के कारण। बेटे ऐसा हो ही नहीं सकता छूट जाता, इतना स्लो तो मैं लिखवाता हूँ। दूसरी बात ये है कि भाई नोट्स जो है किस तरह से, नोट्स तो मेरे पास नहीं है, किसी बच्चे से आप मांग लिया करो कि भाई कोई शेयर कर देगा। मेरे दिमाग सर में आप जब लिखते हो ना तो वो सेव हो जाती है, पता नहीं। अच्छा यही सीधा स्क्रीन? हाँ हाँ हाँ। अरे तो फिर आप ही फोटो खींच लिया मतलब करो। सर उसका सर उसमें पीडीएफ बनाने का ऑप्शन है इसमें। अच्छा इसमें है पीडीएफ बनाने का ऑप्शन? हाँ, आप जो आपने लिखा है वो डायरेक्टली आप पीडीएफ बना। अच्छा एक चीज बताना जरा बेटे, इसका मैं क्या पीडीएफ बनाऊंगा, और ये बाद में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो ये समझ पाएगा मैंने क्या किया है स्क्रीन पे? नहीं। एक बात बताओ, मान लिया किसी बच्चे ने क्लास नहीं करी, उसके बाद में उसको ये स्क्रीन शेयर कर दूं, उसको कुछ समझ आएगा क्या किया था सर ने इसमें? सिंगल हो जाएगा सर। वो बेटे बायो वाले रच के लिखते हैं, उनके पास टाइम होता है ना। मुझे नहीं पता कैसे लिखते हैं वो लोग सर, बहुत लिखते हैं। हाँ आई थिंक कोई बच्चा लिखा रहेगा भाई, कोई शेयर कर देना यार। राइटिंग की टेंशन मत लो, डॉक्टरों की राइटिंग वही अच्छी होती है जो सबसे खराब हो।